नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफयू जैसे सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम के कोर्सेज के लिए प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल्स, उनके आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज़ और उनके एवेल्युएशन हमारी अनुभवी टीम द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य सेगमेंट की तरफ। आज के इस वीडियो में प्रमुख हमने 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए हैं। पहला है करंट अफेयर में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो काफ़ी चर्चा में है, एनएसए एक्ट जिसे कहते हैं। किस तरह से ये एक्ट बना था, इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके 120 में से 94 केसेस को रद्द कर दिया है। तो इसका मिसयूज़, दुरुपयोग कैसे हो रहा है, उस पर एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। करंट अफेयर से भी जुड़ा है, गवर्नेंस से भी जुड़ा है, तो दोनों सेक्शन से आने की संभावना है। आर्ट एंड कल्चर में हम देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर का बंगला आर्ट एंड कल्चर और फिर आज़ादी के मूवमेंट जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बंगाल इलेक्शन चल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से 1 महीने के आसपास 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तो बंगाल इलेक्शन में जो भी चीज़ें बंगाल से रिलेटेड हैं, बिहार के हिस्ट्री में आप अगर देखेंगे तो पहले बिहार बंगाल का ही पार्ट था। तो जो इतिहास है जिसमें कि पलासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, स्वदेशी मूवमेंट हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, इस तरह की जो हस्तियां हैं उनके क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत संभावना है। खासकर कि जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जो संथाल रिवोल्ट वाले जो है या मुंडा रिवोल्ट हो, तो इस तरह के ट्राइबल रिवोल्ट्स भी इस बार पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो चर्चा में है, तो उनकी राष्ट्रीयता पर क्या विचार थे ये हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है। आप जाकर उन्हें विजिट करें, उनके नोट्स बनाएं और उसी नोट्स में फिर इन्हें भी ऐड करें कि उन्होंने आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति में किस तरह से कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बिम्स्टेक और सार्क। ठीक है, बिम्स्टेक और सार्क, बिम्स्टेक से पहले बना था और यह सार्क फिर कैसे वो नाकाम हो रहा है और किस तरह से बिम्स्टेक सार्क की जगह ले सकता है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में। जो भू राजनीतिक जियो पॉलिटिक्स है उसको किस तरह से ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर एक प्रश्न है। इंडियन पॉलिटी से एक प्रश्न लिया है हमने पंचायती राज के ऊपर। पंचायती राज भी काफ़ी फेवरेट विषय है बीपीएससी का। जुडिशरी और पंचायती राज को अल्टरनेट करके पूछते ही हैं, तो इस बार संभावना है कि पंचायती राज पर पूछे। तो पंचायती राज के बारे में एक फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। रिसेंटली NSA हैज़ बीन इन न्यूज़, व्हाट इज इट? ऑल्सो डिस्कस द कंसर्न्स रिगार्डिंग इट। जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है खबरों में है, तो ये क्या है और इससे संबंधित चिंताओं पर बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। करंट अफेयर में मुख्यतः स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आते हैं। आपको बस जो कंटेंट आपने तैयार किया है उसको फॉर्मुलेट करके एक अच्छा कंक्लूजन देना होता है। तो NSA के बारे में बता दें कि तो भाई ये एक स्ट्रिंजेंट कानून है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि नज़रबंदी कह लीजिए या निवारक निवृत्त कह दीजिए, जो भी आप इसमें लिख सकें, हिंदी इंग्लिश दोनों। प्रिवेंटिव डिटेंशन भी लिख सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कानूनी वर्ड्स, लॉ के वर्ड्स, इकोनॉमिक वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स का एज इट इज़ आप हिंदी ट्रांसलेशन, खाली हिंदी जो देवनागरी लिपि हो लेकिन भाषा इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। दैट इज़ नन ऑफ द इश्यूज़। तो इतना भारी भरकम शब्द अगर आपको याद ना भी हो
तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन है उन व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ जिनसे समाज में लॉ एंड ऑर्डर, समाज की सुरक्षा, राष्ट्रीय हित को खतरा लगता हो, लग रहा हो या लगने वाला हो। इन तीनों, यानी कि अगर खतरा पहुंचा रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, खतरा पहुंचा सकते हैं तभी भी उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ इस तरह, आवश्यक आपूर्ति यानी कि एसेंशियल सर्विसेज और सप्लाईज और कम्युनिकेशन में डिस्ट्रप्शन करने के आधार पर भी इसे एनएसए में डालकर उस व्यक्ति को, एनएसए उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उस पर भी लगाकर उसे अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाला जा सकता है। मुख्यतः ओरिजिनली ये 1980 सितंबर 23, 1980 इंदिरा गांधी जी के समय ये प्रमलगेट हुआ था। इसका कॉन्सेप्ट सेडिशन के चार्ज से भी है। इससे पहले भी अंग्रेज़ जो रोलैक्ट एक्ट हुआ या सेडिशन एक्ट हुआ, वर्नाकुलर एक्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे। इसका इंडियन वर्जन है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उस समय 80 के दशक में बहुत सी समस्याएं चल रही थी और उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इस तरह के कानून, जो भारी भरकम स्ट्रिंजेंट कानून है, बहुत कड़ा कानून है और मानव अधिकारों को काफ़ी ज़्यादा हद तक उल्लंघन भी करता है। कुछ कुछ जगहों पर ये सही भी साबित होता है, लेकिन मुख्यतः बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारें हैं, उसे अपने फ़ायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करती आ रही हैं। अ पर्सन सो डिटेन्ड मे और मे नॉट बी चार्ज, यानी कि जिस व्यक्ति को हमने हिरासत में लिया है उस पर आरोप पत्र दाखिल किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, यानी कि बिना आरोप पत्र दाखिल किए हुए भी किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। और ये इसकी सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं स्टूडेंट पोजीशन, यानी सरकार किसी को भी बिना आरोप पर, बिना चार्जशीट दायर किए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है। और 10 दिन तक तो उसको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। फिर उसे लीगल राइट, जो वकील मिलने की भी बहुत सी अलग अलग जटिल प्रक्रियाएँ हैं, यानी कि सरकार ने आप पर एनएसए लगा दिया तो समझ ली भैया कि आप 6-7 महीने के लिए तो आपको कोई उसका उपचार नहीं है। फिर कोई बड़ा वकील, कोई एनजीओ में आपकी सुनवाई, हेबस कॉर्पस का केस आप ना डाल दें। बेसिक एम ये था कि जो कोई क्राइम, कोई अपराध, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने से पहले उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को पकड़कर डिटेंशन कर लिया जाए। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है कैसे कैसे हुआ वो हम देखेंगे। इसमें प्रावधान है कि भाई 1 साल तक बिना किसी चार्ज, यानी कि कोई आरोप पत्र दाखिल किए बिना भी आपको इसलिए डिटेन करके रखा जा सकता है कि भाई आप निकलेंगे बाहर तो समाज में अशांति फैला सकते हैं। अब ये अशांति आप कैसे फैलाएंगे, नहीं फैलाएंगे, ये सरकार अपने हिसाब से तय करती है कि ये इस तरह से नुकसान कर सकता है, उस तरह से। तो इनके सरकारी परिभाषा नहीं, सरकार चाहे तो किसी को पकड़ के एनएसए में अंदर डाल दे, कोई बैकग्राउंड ना हो तो भी डाल दे। और इस तरह से ये जो सरकार को एक विशेष एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर दे देती है और ये बहुत ही खतरनाक पावर है। नो और वेरी लेस, यानी कि कुछ जो व्यक्ति, जो डिटेनी है, जिसको नज़रबंद किया गया है, उसको बहुत ही कम और ना के बराबर जो है उसको उसके मूल अधिकार और जुडिशियल अधिकार उपलब्ध होते हैं। हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील अवश्य कर सकता है, लेकिन जो सुनवाई जब तक उसकी हो रही होगी तब तक तो भाई जो सरकार चाहेगी उस सुनवाई के दौरान नहीं। एक बार सुनवाई हो गई उसके बाद वो आगे जाकर कहीं अपील कर सकता है। सो द डिटेन्ड पर्सन कैन अपील बिफोर अ हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड बट नॉट ड्यूरिंग द ट्रायल पर्सन। ओके, जो गवर्नमेंट, सरकार, जो पुलिस जहाँ उसका ट्रायल करवाना चाहेगी वहाँ करवाएगी, उस वक्त नहीं। जब ट्रायल उसका हो जाए तब उस एनएसए के खिलाफ वो जाके अपील कर सकता है, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील खान के केस में हुआ था। और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, इलाहाबाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी इस चीज़ों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एड्रेस एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर एक सलाहकार बोर्ड का गठन करते हैं जो इस इश्यूज़ को या जो इन कानूनों को, प्रावधानों पर अलग अलग विषय पर चर्चा करके इसको अगर और सख्त करना है तो सख्त और ढील देनी तो ढील, और किस तरह से लागू या किस तरह से इसका क्रियान्वयन हो उसको देखते हैं। यानी कि इसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों ही अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपने अपनी इच्छा के हिसाब से इसको तोड़ मड़ोड़, मोल्ड, मॉडिफाई करती रहती हैं जो उनको सूट करता है। तो ये जो है इसका बेसिक एनएसए के बारे में हम जान लें कि भाई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता क्या है और है क्या चीज़।
अब इसमें लेकर चिंताएं क्या हैं? तो चिंता सबसे पहले हमने पहले ही देख लिया कि भाई बेसिक जो लॉ है, बेसिक राइट्स है ह्यूमन का, ठीक है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हो या प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ भी जो राइट है उसको हटाकर ये जुडिशियल राइट्स को अक्यूज़ करता है, यानी जो मूल न्यायिक अधिकार हैं व्यक्ति के, उसके साथ ये समझौता करता है। अब क्योंकि हर व्यक्ति का पास ये अधिकार है कि जब वो गिरफ्तार किया जाए, जब उसे गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए, तो उसे बताना पड़ता है कि आप क्यों गिरफ्तार करें, लेकिन इसमें ये बताने की आवश्यकता नहीं और कम से कम 10 दिन तक तो बिना बताए उसे अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर राइट टू बेल, आईपीसी भारतीय दंड संहिता आईपीसी सेक्शन 50 के अंदर बेल का प्रावधान है, लेकिन इस एनएसए में अगर पकड़ लें तो भाई नॉन अवेलेबल है, बेल भी नहीं मिलती। कोर्ट के आगे प्रोड्यूस होने का यानी कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भी इसमें नहीं है कुछ विशेष समय तक, जब तक कि आप पे आरोप पत्र ना दाखिल कर दिया जाए और फिर आप पे केस ना चले तब तक तो आप कोर्ट के सामने भी नहीं दाखिल हो सकते। आप प्रिवेंटिव या नज़रबंद, ठीक है, हाउस अरेस्ट हो या नज़रबंद तरीके से ही रहेंगे। लीगल कंसल्टेंट, ठीक है, कानूनी सलाहकार रखने के अधिकार भी नहीं है। जब तक कि आरोप पत्र ना दाखिल किया जाए तब तक आप कोई भी कानूनी प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती है। सरकारें क्या करती हैं कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेती हैं और आरोप पत्र दाखिल ही नहीं करती लंबे समय तक, तो बेचारा ऐसे ही अटका रह जाता है। नो प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ नेशनल, यानी कि जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो इन केसेस यानी एनएसए के तहत जो अरेस्ट होती हैं, जिन व्यक्तियों का अरेस्ट होता है, जो जेल में है, अंडर ट्रायल है, उनके बारे में कोई डेटा रखती ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड रखती है, तो कोई पता ही नहीं चल सकता कि सरकार ने कितने रखे, नहीं रखे, क्या किया, नहीं किया। तो इसके लिए अलग से जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हुई या एनजीओ हैं, वो इसका डेटा रखते हैं। सरकारी डेटा तो कोई है ही नहीं कि हमने कितने एनएसए में रखा कि नहीं रखा, तो ये इसलिए कोई उनको भय नहीं है, कोई उन्हें संसद में जवाब नहीं देना पड़ता इसके लिए। और इसी वजह से क्या है कि इसको जब चाहें अपनी जैसे मर्जी से अपने विरोधियों के खिलाफ खूब धूमधाम से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है प्रशासन को एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर देता है, अतिरिक्त न्यायिक शक्ति प्रदान करता है, और रूलिंग पार्टी जो है, जो पार्टी सत्ता में है, वो अपने राजनीतिक हितों के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, हर पार्टी ने किया है। और ख़ास करके इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। और मोस्टली इस जब देखा गया इस डिटेल में जाकर, तो पर्सनल वेनेजेंस, यानी जो व्यक्ति या व्यक्ति के संगठन जो सरकार के खिलाफ कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके प्रति और गौ तस्करी के मामलों के अगेंस्ट में एनएसए लगाया गया है। अब किस तरह से जो एग्जाम मिसयूज तो हमने देखा कि कैसे हो रहे हैं, लेकिन अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपने आंसर को प्रमाणिक बनाने के लिए आपको कुछ साक्ष्य, कुछ फैक्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। तो फैक्ट्स हम लिखेंगे कि अभी रिसेंटली हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 120 जो एनएसए उत्तर प्रदेश में अब तक फाइल हुए थे इस साल, उसमें से 94 को तो निराधार, निरस्त, बेसलेस बनाकर हटा दिया है। और उनकी फटकार भी लगाई गई कि आप एनएसए का इस्तेमाल जो है इस तरह से कर रहे हैं कि आप एक पुलिस स्टेट, जो भारत में जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, उसके बदले आप एक पुलिस स्टेट बनने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या थे, अधिकांश मामले व्यक्तिगत प्रतिशोध, व्यक्तिगत पर्सनल वेलेजेंस और गाय तस्करी के मामलों पर एनएसए लगाया गया था, ठीक है। जो भी एक्टिविस्ट से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मीडिया कर्मी, उन पर ये सब लगाए हुए हैं। अब यह बात अलग है कि बहुत से जो सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो एक्चुअली में असामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, लेकिन उन पर एनएसए जैसे भारी भरकम एक्ट लगाकर बहुत ही ये जो उद्दंड वाले काम कर रही हैं सरकारें। अरेस्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ, मोस्टली देखा गया कि सीएए, एनआरसी, इन सब के जो विरोधी थे उनके ऊपर भी सारे एक्ट लगा के दंगे भड़का रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से एनएसए का मिसयूज़ किया जा रहा है। और आप विथ रिपोर्ट आप दे देंगे, खाली उत्तर प्रदेश में ही 120 में से 94 मामले तो बेसलेस, निराधार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है। इसमें डॉक्टर कपिल खान वाला मैटर भी आप लिख सकते हैं। नाम लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आंकड़े बताना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये था एनएसए। अब चढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज के उद्देश्य एवं विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले देख लेते हैं पंचायती राज क्या है। तो भाई पंचायती राज आपको पता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, जो नीति निर्देशक मूल है, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे रखा था, क्योंकि उस वक्त इतने रिसोर्स नहीं थे, संसाधन नहीं थे कि ग्राम समाज या ग्राम स्वराज जिसकी बात है, जो विलेज एम्पावरमेंट, ग्राम पंचायत को लागू किया जा सकता है। इसमें बहुत सारा फंड लगता है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लगता है, ऑफिसर्स हम उस वक्त आज़ाद हुए थे, इतना मशीनरी हमारे पास थी नहीं, लेकिन
कभी इसे यूज़ किया जा सके, गांधी जी का आइडिया था, हमारे राष्ट्रपिता थे, तो उसको डीपीएसपी में इंक्लूड कर लिया गया था। तो उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद यह अमल में आता है, जिसको संविधान के 9वें पार्ट और 11वीं अनुसूची में इंक्लूड करते हैं। आर्टिकल 243 से लेकर 243 A B C D E F G H O तक इसके प्रावधान है। कुल 19 कार्यात्मक फंक्शनल आइटम्स है इसमें, कैसे कैसे डिवीजन होगा, क्या वर्क होगी, क्या पावर होगी, कितने टैक्स लगाने की पावर होगी, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन पावर होगी, कौन सी रूल होगी, कैसे फंड्स बटेंगे, ये सारे के सारे जो प्रावधान है वो 29 फंक्शनल आइटम्स के बीच में डिवाइड किया गया है ग्राम पंचायतों में और उनकी कार्यशैलियों में। ये मुख्यतः जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ज़मीनी लोकतंत्र, जो ज़मीन से उभरा वो लोकतंत्र, सही मायने में जो ग्राम स्वराज की बात है, कोई व्यक्ति कोई देश तभी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक बनता है जब वहाँ के ग्राम छोटा, सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट गाँव होता है। जब तक गाँव विलेज स्वराज्य में नहीं आएगा, जब तक गांव सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं पहुँचेगी, तब तक वो देश पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी नहीं होगा। और इस तरह से जब ग्राम स्वराज्य हमने लागू किया, जब ग्राम पंचायत की तरफ हम बढ़े, तो हम विश्व की सबसे बड़ी और सबसे वाइब्रेंट, यानी सबसे निचले लेवल तक इस तरह का ग्राम पंचायत अमेरिका में भी नहीं है, तो इस तरह से हम सबसे बड़ी और सबसे बृहद लोकतंत्र भी हम बन गए। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से ये पार्टिसिपेटरी, ठीक है, सहभागी लोकतंत्र की तरफ हमने पढ़ाई की। और ये जो है ट्रू सेंस, यानी लोकतंत्र की सच्ची भावना तभी आई जब हमने ग्राम स्वराज की, यानी ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? तो ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द विलेजेस। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य है इनके कि जो ग्राम हैं, गांव हैं, छोटे सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक यूनिट जो गांव होता है, उसको अगर हम एम्पावरमेंट कर देंगे, उसकी एम्पावरमेंट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि देश एम्पावर्ड हो जाएगा। और गांधी जी का यही सपना था कि ग्राम स्वराज तभी आएगा जब तक हम ग्राम पंचायत और ग्राम की इकोनॉमी को आगे बढ़ने का खुद से मौका ना दें। बॉटम अप अप्रोच, तो मैनेजमेंट में एक फीचर होता है बॉटम अप अप्रोच, यानी बॉटम दृष्टिकोण, यानी कि जो प्लानिंग है किसी जगह के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्तियों के समूह के लिए प्लानिंग, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना, तो अगर टॉप से बॉटम, यानी कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली से प्लान बने किसी उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी एक गांव के लिए, तो ये क्या होगा, दिल्ली में बैठे लोग हो सकता है कि उस गांव में की परिस्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों से वाकिफ़ ना हो, तो वन फॉर ऑल वाले प्लान बनता है कि दिल्ली में एक प्लान बना और हर गाँव में वही प्लान लागू होगा। उसके बजाय ये ज़्यादा व्यापक होगा कि उस गांव के लोग अपने हिसाब से अपना इकोनॉमिक मॉडल, सोशल मॉडल, ज्योग्राफिकल मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल सोचें और उसे खुद इम्प्लीमेंट करें। जो फंड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेस है, वो सारी चीज़ें दिल्ली से उसे मुहैया करा दी जाएँ। तो ये जो बॉटम अप अप्रोच का काम होगा और ये ज़्यादा प्रभावी होता है टॉप बॉटम अप्रोच से। जो मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर जो डेवलपमेंट होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल होता है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ज़्यादा विस्तृत होता है और ज़्यादा स्थानीय होता है। इस तरह से स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख के स्थानीय लोगों द्वारा डिसाइड किया गया एक मूल होता है, जिससे कि आगे चलकर लाभ मिलता है। रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्यापक विकास एंड कॉम्पिटिटिवनेस भी होता है। अलग अलग गांव अपने अपने अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग ग्राम पंचायत आपस में खुद कम्पीट करते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी आता है और वो अंततः भारत देश के विकास में ही काम आता है। फीचर्स क्या क्या हैं हमारे पंचायती राज में? तो एक 3 टायर, ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होते हैं, इंटरमीडिएट यानी बीच वाले स्तर पर होते हैं पंचायत समितियाँ, ज़िलों में होते हैं जिला परिषद। तो मुख्यतः 90 to 95% स्टेट्स में यही है। कहीं कहीं पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया हो गए, वेस्ट बंगाल में हो गया, सिक्किम में आसपास है गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल, आसाम में है बोडोलैंड डेवलपमेंट काउंसिल। इस तरह से अलग अलग काउंसिल्स है। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जनजातीय व्यवस्था, ट्राइबल कमेटी को जो कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं उसके तहत, वरना मुख्यतः सब जगह सेम ही है। 3 टायर व्यवस्था है, गाँव में ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, तो विलेज गाँव पंचायत भी कहते हैं, फिर बीच में पंचायत समितियाँ हैं और लास्ट में अंत में जिला के लेवल पर है जिला समिति। और तीनों के तीनों क्या है, पहले ग्राम पंचायत में लोग ग्राम पंचायत से मुखिया, सरपंच, प्रधान अलग अलग जगह पर चुनते हैं, फिर वो जो चुने हुए सदस्य हैं फिर आपस में पंचायत समिति के सदस्यों को चुनते हैं, फिर वो पंचायत समिति के सदस्य जो वो जिला परिषद को चुनते हैं, उनका हेड बनता है। तो इस तरह से जो एक रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चलती रहती है।
इसमें एक ग्राम सभा होती है, जो यहाँ पर जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उस गांव के व्यक्ति वो सब उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और एक अलग से अधिकारी आता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालक अधिकारी से हम ग्राम सेवक कहते हैं। रिजर्वेशन फॉर डेवलप्ड क्लास, इसमें दलितों, महिलाओं, शोषित वर्गों और सरकार विशेष रूप से इसके लिए भी चाहे उसके लिए क्या आरक्षण होता है, और यह आरक्षण जो होता है वो समाज को एक समाज पर लाने के लिए, जो वंचित लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको एक बराबर का मौका देने के लिए। तो हमारे जो ग्राम पंचायत में ये भी एक फीचर, एक विशेषता है कि हम वहाँ रिजर्वेशन देते हैं। ऐसे तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में हमने 50% के आसपास महिलाओं को ग्राम पंचायत में और विलेज पंचायत में 50% के आसपास सीटों में आरक्षण दे रखा है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ फंड्स, पैसे इत्यादि का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है। उनके चुनाव को राज्य का चुनाव आयोग देखता है, जो खुद भी एक संवैधानिक संस्था होती हैं। ठीक है, हाँ, हाल ही में उनके तो कुछ वर्क फंक्शन कार्य में कुछ सवाल उठे थे, खासकर कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरह से लोगों को पर्चे भरने भी नहीं दिए गए। तो इस तरह से जब एक और प्रश्न कभी हम देखेंगे कि किस तरह से जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तो अपना काम ठीक से कर रहा है, लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अपने काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या क्या व्यवधान है, प्रावधान है, वो हम देखेंगे कभी इस तरह के क्वेश्चन में। तो उसमें मोस्टली ये होता है कि जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, उसे ही वो स्टेट की इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है और उनके प्रेशर में आकर उनको काम करना पड़ता है। और गवर्नर की बात वो नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि कल को उनको भी पोस्टिंग चाहिए, तो इसी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही होती। इलेक्शंस जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, और उनके पास जो ग्राम पंचायत है उनके पास भी कुछ विशेष अधिकार होते हैं कर लगाने के, लेकिन मोस्टली वहाँ पर आप देखेंगे कि गाँव में कर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि लोकल लोग हैं, फिर वहाँ पर लोकल लोगों पर कर लगाने का कोई बात नहीं होता। लेकिन जैसे कि आप लोकल बॉडीज़ में देखेंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो अपना कर लगाती हैं, अलग अलग कर लगाती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स लगाती हैं, वेल्थ टैक्स लगाती हैं, प्रोफेशनल टैक्स भी लगाती हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये विशेषताएं हैं हमारी ग्राम पंचायत और पंचायती राज की, जिसमें सब हर किसी के तीनों ही लेवल पे, ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, तीनों का 5-5 साल का एक प्रमुख फिक्स टर्म होता है। तो ये हमारे ग्राम पंचायत के थे उद्देश्य, बेसिक्स एंड फीचर्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो आपको पहले उनका बैकग्राउंड लिख देना है कि भाई पहले ऐसे नॉन यूरोपियन, पहले ऐसे गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। और किसके लिए मिला था आप जानते हैं सभी के लिए, गीतांजलि जो कविता संग्रह है उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला गया था। उन्होंने बंगाली कल्चर को एक पूर्ण रूप रीशेप किया। ही इज क्रेडिटेड विद कंपोजिंग नेशनल एंथम। उन्होंने दो देशों की तो नेशनल एंथम उन्होंने खुद से लिखी, जैसे हमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का और जन गण मन भारत का, और श्रीलंका की भी जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो इन्हीं से प्रभावित करके ली गई है। मेजर लीडर्स ऑफ बंगाली रेनेसांस, जो बंगाली नवजागरण है उसके ये मुख्य नेता हैं। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर भी उसी लीग में थे, वो ब्रह्मो समाज के अध्यक्ष भी रह चुके थे, और उन्हीं के पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे और आगे बढ़ाया। और बंगाल में जो है पुनर्जागरण, नवजागरण आर्थिक, सामाजिक, लिटरेचर रूप पे, शैक्षणिक रूप पे जो लाया, तो उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का बड़ा उसमें भूमिका थी। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरिड फील्ड, लिटरेचर, म्यूज़िक, एजुकेशन। ठीक है, सांस्कृतिक सुधारों में भी वो अग्रणी रहे। एंड उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक आध्यात्मिक रूप भी दिया। ही एडेड अ स्पिरिचुअल टोन टू द मूवमेंट ऑफ नेशनल स्ट्रगल। अब देखते हैं अलग अलग फील्ड में, तो हम देखेंगे पहले लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन था, फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी म्यूज़िक और पेंटिंग्स में। तो लिटरेचर आपको पता ही है, वो प्ले भी लिखते थे, कहानियाँ भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे और संगीत कविताएं भी लिखते थे। तो कुछ प्रमुख कविताओं, उनके किताबों के नाम आप दे सकते, जैसे गीतांजलि जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बंगाली फोक स्टोरी, जो दंत कथाएं, बंगाली में जो कथाएं थी, उनको अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करके सारे विश्व को सुनाया, और बंगाली कल्चर को पूरे वर्ल्ड में विश्व बांग्ला का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने आगे प्रतिपादित किया। मानसी, सोनार तोरो, बालाका, काबुली वाला, घरे बाहरे, ऐसी कहानियाँ उन्होंने लिखी। वो अपने कार्य में, अपने कृत्य में श्री वेद व्यास, उपनिषदों, कबीर, राम प्रसाद सेन, इनसे काफ़ी अधिक प्रभावित थे, और उनके कार्य, उनके रचनाओं में इनका प्रभाव बहुत ही बृहद रूप से देखने को मिलता है। फेमस प्लेज, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट उन्होंने नाटक लिखे, जिसमें लिखा वाल्मीकि और प्रतिभा, चौकेर बाली, चैत्र मालिनी, मोनेर मानुष, इस तरह की उन्होंने फेमस नाटक भी
लिखे हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन समय और स्पेस का ध्यान ज़रूर रखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने 2300 के आसपास कहानियाँ, किताब, कविताएं और नाटक लिखे थे। उनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो ह्यूमैनिटी यानी कि मानवीय भावनाओं को कॉस्मिक, ठीक है, भावनाओं के साथ लौकिक और अलौकिक दोनों को एक साथ कर कंबाइन करके एक मानव भावनाओं को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते थे। यानी आम व्यक्ति की भावना के साथ साथ अलौकिक भावनाओं को भी जोड़कर दिखाते थे। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये तो था लिटरेचर में। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि म्यूजिक और पेंटिंग। तो म्यूज़िक में उन्होंने कहाँ पर क्या, तो भक्ति स्टाइल और सूफ़ी स्टाइल, ठुमरी स्टाइल से वो काफ़ी प्रभावित थे। जो भक्ति और सूफ़ी शैली से प्रभावित होकर, ठुमरी की शैली से प्रभावित होकर उन्होंने एक नई रविंद्र संगीत का जो है वो निर्माण किया। और उस रविंद्र संगीत में बहुत सी चीज़ों को मिलाकर बांग्ला संगीत में एक नया फ्यूजन क्रिएट किया, जो वैश्विक मानदंडों पे, विश्व लेवल पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खड़ा उतरता था। और आज भी रविंद्र संगीत की अपनी एक अलग पहचान है। तो बांग्ला फोक म्यूज़िक और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूज़िक को लेकर भक्ति और सूफ़ी स्टाइल और ठुमरी से प्रभावित होकर एक रविंद्र संगीत, एक अलग तरह के संगीत का उन्होंने निर्माण किया। 2000 से अधिक उन्होंने सॉन्ग्स को कंपोजिशन किया। ध्रुव स्टाइल, जो सो उनके पिता श्री देवेंद्र नाथ टैगोर, जो बहुत सारे ध्रुपद म्यूजिशियन, ध्रुपद शैली के म्यूजिशियंस को, कलाकारों को लाकर बंगाल में बसाया, तो उस स्टाइल से प्रभावित होकर उनमें भी उस ध्रुपद म्यूज़िक शैली, ध्रुपद जो संगीत कला में भी काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। और उनके जो गाने थे, उनकी कृतियाँ थी, वो राष्ट्रीय स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में एक मोटिवेशनल, उत्प्रेरक की भावना उन्होंने निभाई। शिक्षा में देख लेते हैं तो उन्होंने शांति निकेतन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना की। मुख्यतः ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा शुरू किया गया था। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में सिन्हा सदन से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसको और बृहद रूप दिया श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। फिर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद वहाँ पर उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाई बद्रुड, ठीक है, टीचिंग फिलोसफी और वेदांत फिलोसफी। तो उन्होंने जो वहाँ पे पढ़ाई, शिक्षा का जो उनका मुख्य बिंदु था वो था एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन एंड इंडियन फिलोसफी। जो भारत की वेदांतिक फिलोसफी थी, जो वेदांत की जो दर्शन को मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिलाकर वो इन शांति निकेतन हो या विश्व भारती जैसे यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में इसे पढ़ाते थे, इसे सिखाते थे। और भारतीय कल्चर को, भारतीय दर्शन को समग्र विश्व को तक पहुंचाया बाई श्री रविंद्रनाथ टैगोर, उनके अंग्रेज़ी भाषाओं में। और भारत में पाश्चात्य की टेक्नोलॉजी, नॉलेज, साइंस, थिंकिंग को लेकर आए, ताकि भारत के लोग की जो बृहद सोचने की शक्ति आगे बढ़ सके और अपने को, आपको एक्सप्रेस कर सके पूरी दुनिया में। इसलिए आप देखेंगे कि उस समय बंगाल के लोग काफ़ी हद तक लंदन में, यूएस में, फिर आगे जाकर आगे बसे। तो उसका शांति निकेतन का ये कॉन्सेप्ट और कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो उनके जो दो भतीजे थे अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने जो नया पेंटिंग में, चित्रकला में एक रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी कदम उठाया। और जो विक्टोरियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से हम प्रभावित हो रहे थे धीरे धीरे, उसका एक तोड़ निकाला। और भारतीय स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कि मुग़ल आर्ट ऑफ पेंटिंग, राजपूत शैली, इन सब से प्रभावित होकर जो आप आजकल जो भारत माता की जो पेंटिंग देखते हैं, उस तरह की जो पेंटिंग का स्ट्रक्चर हुआ भारतीय चीज़ों पर, महाभारत, रामायण, इन सब की पेंटिंग्स को आगे चलकर साउथ में, दक्षिण में राजा रवि वर्मा थे, और उत्तर में खास करके स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर 1911 के आसपास अवनींद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, उसमें अपना काम किया और कंट्रीब्यूट किया। और इस तरह से भारत के कल्चर को, भारत के आर्ट एंड कल्चर को एक बृहद रूप दिया। अब देखते हैं कि हाउ कैन बिम्स्टेक पोज एन ऑल्टरनेटिव टू द परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग सार्क कंट्री, यानी कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उसमें सार्क, साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री, जो कि नॉन परफॉर्मिंग है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसका एक उत्तर बिम्स्टेक कैसे हो सकता है। तो पहले हम बताएंगे कि सार्क क्या है। तो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कंट्रीज़, और वो दिसंबर 1985 के आसपास जो सार्क चार्टर था वो साइन करने के बाद बना था, जिसका ढाका
में आप देखेंगे कि हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, सॉरी, इसका हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में है। और उनमें जो है प्रमुख देश कौन कौन से हैं, तो अफ़गानिस्तान बाद में जुड़ा। पहले मुख्यतः थे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। बाद में अफ़गानिस्तान भी इसमें जुड़ जाता है। और फिर अलग अलग ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया और बहुत से लिटोरल कंट्रीज़, इसमें ऑब्जर्वर कंट्री का भी स्टेटस है। तो ये उसका बैकग्राउंड था। प्रिंसिपल सिद्धांत क्या थे, तो इनका सिद्धांत तो मुख्य था कि सहयोग, आपसी सहयोग और संप्रभुता, यानी कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, संप्रभुता हो, समानता हो, क्षेत्रीय अखंडता हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नॉन इंटरफेरेंस हो, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का सम्मान करना, ये जो था उनके विशेष सिद्धांत थे। अब इन सिद्धांतों पर कितने खरे उतरे या नहीं, वो हम देख लेते हैं। तो क्यों यह गैर प्रभावी रहा, क्योंकि यह एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया, खास करके भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई किसी तरह का कॉपरेशन होता, कोई बातचीत होती, कोई आपसी सहयोग होता, यह एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ कश्मीर के मुद्दे पर हर बार राजनीति होती थी और उससे कोई कॉपरेशन नहीं हुआ। खास करके पाकिस्तान ने तो इसमें कोई कॉपरेशन नहीं किया, इसे एक मंच बना लिया भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए और कश्मीर का मुद्दा बार उठाने के लिए, जिसका प्रतिक्रिया में भारत भी जवाब देता था। तो कोई जो दो बड़े देश हैं इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपस में राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसका कुछ वैसे भी होने वाला नहीं था। स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान वर इंडल्ज्ड इन पॉलिटिक्स, अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विद वेरी लेस रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब क्या है कि इसमें जो है सार्क देश में ऐसे देश हैं, वो मुख्यतः क्या है, LDC डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग होने के कारण उनके पास रिसोर्स का वैसे भी अभाव है। अब उस तरह से अभाव होने के कारण न उनके पास पैसा है, न रिसोर्स है, और जो दो बड़ी शक्तियाँ हैं उनके बीच में आपस में मतभेद चल रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी सक्सेसफुल नहीं रहा। दूसरा क्या था कि इसके पास जो एजेंडा है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, वो कोई स्पेसिफिक किसी कोई विशिष्ट ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं थी, इसलिए कोई विशिष्ट काम पर ये आगे नहीं बढ़ पाए थे। मुख्यतः एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया, जिस तरह से हम पहले भी देखे थे साउथ साउथ कोऑपरेशन था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात की। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन तो गया, लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया। आतंकवाद का मुद्दा था ही, और इसके जो देश है, सदस्य देश है, उन सभी में क्या राजनीतिक अस्थिरता है। आप नेपाल में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, तो राजनीतिक अस्थिरता थी ही, ठीक है, प्रशासनिक अस्थिरता ही, इकोनॉमिकली अच्छे नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ भारत इंडिया लेड था, और सिर्फ इंडिया में पाकिस्तान इसमें बार बार विघन डाल रहा है, इसको एंटी पॉलिटिक्स की तरह यूज़ कर रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी वजह से सक्सेसफुल नहीं रहा। आप देखते हैं बिम्स्टेक क्या है और वो कैसे इसका ऑल्टरनेटिव एक विकल्प बन सकता है। तो बिम्स्टेक कोई बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, कि इसके नाम में ही दो चीज़ें बहुत साफ साफ क्लियर कर दी गई कि मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एज वेल एज, यानी कि मुख्य रूप से तकनीकी और आर्थिक सहयोग का एक मंच है। और जिस तरह जो भारतीय हिंद महासागर के जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं, खाड़ी के देश हैं, वो जो है अब मिलकर आपस में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। पहले तो ये इसमें नेपाल और भूटान नहीं थे, और इसका नाम था बांग्लादेश इंडिया म्यांमार टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन श्रीलंका के साथ। लेकिन बाद में जब इसमें भूटान और नेपाल जुड़ते हैं तो इसके डेफिनेशन को चेंज करके खास करके विशेष करके रूप से इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन मुख्य रूप से विशिष्ट रूप से इस कॉपरेशन को रख दिया जाता है, जो उसके उद्देश्य को स्थित करता है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये जो है 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद अस्तित्व में आता है। और इसकी जो आप देखेंगे सार्क की तुलना में, तो ये जो है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों तरह के देश हैं, ठीक है। थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये क्या साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, और बाकी देश जो हैं वो साउथ एशिया के देश हैं। और जबकि सार्क में केवल और केवल साउथ एशिया के ही देश थे। तो इस तरह से जो इसका जो कैनवास है वो बड़ा है। और इन तरह के क्वेश्चंस में बिम्स्टेक हो या फिर सार्क हो, तो आप अवश्य ही मैप बनाकर उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के नेबर या नेबरिंग कंट्रीज़ हो, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो, इस तरह के देशों के बारे में जब तक पूछा जाए तो आपको ज़रूर उसका मैप बनाकर, चित्र बनाकर ही लिखना है। या आपके आंसर को एक विविध रूप ज़रूर देता है ना। अब ये किस तरह से विकल्प के रूप में एक्ट कर सकता है, तो क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, एक विशिष्ट इसका जो है परिभाषा दी गई है कि भाई आर्थिक और तकनीकी सहयोग
तो जाहिर सी बात है उस तरह के काम करेंगे। तो ये सार्क की तरह नहीं कि कोई बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, तो जो है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलने की कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा कि ये आसियान के साथ है, जैसे कि आसियान की जो ग्रुपिंग है वो मुख्यतः क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये भी एक आसियान के तर्ज पर ही साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के बीच में, साउथ एशिया के बीच में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसा ही एक माध्यम है। ये आगे चलकर क्वाड को भी समर्थन दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसका भी एक उत्तर बन सकता है, जिसमें श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। इस तरह के देश जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं और भारत इसका लीडर बन सकता है। इसलिए सार्क के कंपैरिजन में भारत को ज़्यादा फायदा दे सकता है बिम्स्टेक, क्योंकि बांग्लादेश हो गया या म्यांमार हो गया, इन सबसे हम ट्रेड रिलेशन हमारे अच्छे हैं, सी रूट पर है। थाईलैंड एक अच्छा उभरती हुई इकोनॉमी है, एशियान की अच्छी इकोनॉमी है, और इससे फिर हम आसियान में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिम्स्टेक और आसियान आपस में मिलकर एक ट्रेड डील एकोपेशन भी साइन कर सकते हैं, जो सार्क में पॉसिबल संभव नहीं हो पाया था। सार्क जो है वो स्टैगनेंट हो गया था, यानी कि एक जगह पर आकर रुक गया था और आगे नहीं बढ़ रहा था। और वो उस वक्त के लिए पोस्ट कोल्ड वॉर एरिया में 1980-1990 के दशक के लिए भले ही सही हो, लेकिन आज 2021 में हमें इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन चाहिए, जिसमें बिम्स्टेक जो है वो ज़्यादा सूटेबल बैठता है इन कंपैरिजन टू सार्क। इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है। अब ये किन किन जगहों पर सहयोग हो सकता है, तो बाफ्टा यानी बिम्स्टेक में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA वहाँ साइन कर सकते हैं, वहाँ बात की सकती है। अल्टरनेट सप्लाई चेन जो चीन को बदलकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम ऐसे देशों को जोड़कर एक अलग से सप्लाई चेन हम बना सकते हैं सारी दुनिया को